ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लाए हैं असेंबली वाली ही वीडियो और ये है असेंबली वीडियो का पार्ट 2 दैट हाउ द वायरसेस असेंबल देमसेल्व्स। तो अब हमें पता है जब कोई भी वायरस का जीनोम होस्ट के अंदर एंटर हो जाता है तो फिर वो बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें एक होस्ट है, उसका ये वाला हिस्सा जो ये उस होस्ट का जीनोम है, तो जब एक वायरस उस सेल के अंदर आया ना, एक वायरस है, उसने एक होस्ट सेल पे अटैक किया तो उस वायरस का जो जीनोम था वो होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो गया। अब जब सारा प्रोसेस हो गया, अब एंड पे हमारी पैकेजिंग होनी है, ठीक है। पैकेजिंग के बाद बहुत सारी प्रोजेनी वायरसेस रिलीज़ होनी है। अब यहाँ पर एक मसला ये आता है कि जो होस्ट के अंदर जो जीनोम है ना, फ़र्ज़ करें होस्ट, ये होस्ट है, ठीक है, सिंपल सा, उसके अंदर बहुत सा जीनोम है, तो उसके अंदर जो वायरल जीनोम है ना, उसका बहुत कम पार्ट होगा। ये जो डार्क पार्ट बना रही हूँ ना मैं, ठीक है। एक होस्ट है, उसके अंदर वायरस ने अटैक किया हुआ है और वायरस का जीनोम होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेटेड है। तो जो असेंबली का टाइम आता है तो होस्ट के अंदर जो जीनोम के अंदर जो वायरस वाला पार्ट है वो बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। तो अब हमें कोई सिग्नल चाहिए, कोई इस तरह का साइन चाहिए कि जब असेंबली हो ना, तो हम सिर्फ वायरस वाला जो जीनोम है वो कैप्सिड के अंदर पैक हो जाए। तो इस चीज़ के लिए हमें कुछ सिग्नल्स चाहिए होते हैं। उन सिग्नल्स को कहते हैं पैकेजिंग सिग्नल्स, और ये पैकेजिंग सिग्नल्स हेल्प करते हैं कि स्पेसिफिक वायरल जीनोम जो है वही न्यूक्लियो कैप्सिड के अंदर जो है वो इंटीग्रेट हो जाए। उसके बाद हम डिफरेंट सिग्नल्स की बात करते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें कि डीएनए के क्या पैकेजिंग सिग्नल्स हो सकते हैं, तो एक वायरस है जिसे हम HSV वायरस कहते हैं, उसके अंदर पैक 1 और पैक 2 ये दो साइड्स हैं, और ये दो साइड्स जो हैं वो पैकेजिंग सिग्नल के तौर पे एक्ट करती हैं। जबकि अगर हम RNA की बात करें तो RNA हमारे पास लूप्स की फॉर्म में होते हैं। ये इतने सही नहीं बन पाए, एक्चुअली जो लूप्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो इस RNA वायरसेस में पैकेजिंग सिग्नल ये होता है कि जब कोई दो लूप्स जो है वो इस तरह से इंटरेक्ट करें, इस तरह का जब वो इंटरेक्शन बनाते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं किसिंग लूप, ठीक है। तो जब वायरस का RNA होस्ट के अंदर किसिंग लूप के थ्रू इंटरेक्ट करेगा तो इसको हम पैकेजिंग सिग्नल्स कहेंगे, और इस पैकेजिंग सिग्नल को न्यूक्लियोकैप्सिड रिकॉग्नाइज करके जो स्पेसिफिक वायरल RNA है उसको अपने अंदर पैक कर लेगा। फिर आ जाती है बात सेगमेंटेड असेंबली की। अगर हम इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें ना, तो उसके अंदर 8 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। अब इन 8 सेगमेंट्स ने जब पैक होना है तो वो कैसे पैक हों, ठीक है। अब इसके 2 मेथड्स हो सकते हैं, और यहाँ पर हमने एक बात याद रखनी है कि अगर रैंडम पैकेजिंग हो ना, मतलब स्पेसिफिक ना हो, अगर रैंडम पैकेजिंग होगी ना, तो जितनी भी बहुत सारी प्रोजेनी वायरसेस बनेगी उनमें से सिर्फ एक वायरस या फिर एक जो है पार्टिकल ऐसा होगा जिसमें ये सारे सही आए होंगे, ठीक है। क्योंकि होस्ट है ना, होस्ट के अंदर उसका अपना भी जीनोम है, वायरस का भी जीनोम है। अब वायरस जीनोम सेगमेंटेड है, होस्ट का भी जीनोम है, तो ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। तो इस कम्प्लेक्स सिस्टम से जब रैंडम असेंबली होती है और रैंडम वायरल प्रोजेनी रिलीज़ होती है ना, तो अगर 400 वायरसेस रिलीज़ होए तो उनमें से सिर्फ एक ऐसा होगा जिसमें ये सारे 8 सेगमेंट बिल्कुल सही इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो सेगमेंटेड के बाद एक और पैकेजिंग होती है, रैंडम के अलावा सिलेक्टिव पैकेजिंग होती है। हमारे पास जो वायरस है ना, बैक्टीरियोफेज, ये जो है इसके अंदर 3 सेगमेंट्स हैं, 3 डबल स्ट्रैंडेड RNA सेगमेंट्स, ठीक है। तो इसमें रैंडम पैकेजिंग कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सेगमेंट्स हैं, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल एंटर होगा, स्मॉल को एंटर होने के लिए किसी चीज़ की डिपेंडेंस की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मीडियम एंटर होगा, मीडियम उसी सूरत में एंटर होगा जब सेल के अंदर या वायरस के अंदर स्मॉल वाला प्रेजेंट है, और उसके बाद लार्ज एंटर होगा, और लार्ज तभी एंटर होगा जब M और S वाला सेगमेंट प्रेजेंट है। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक होस्ट था, अब उस होस्ट से एक ना वायरल अंदर असेंबली हो रही है, ठीक है। असेंबली के बाद इसने रिलीज़ होना है। फ़र्ज़ करें इसकी एकोसाहेड्रल शेप मैंने बना दिया है, गंदी मंदी सी, ठीक है। फ़र्ज़ करें यहाँ असेंबली हो रही है, बहुत ही रफ सी डायग्राम है। अब 3 सेगमेंट्स हैं, मैं इसे अल्फ़ाबेट से शो कर देती हूँ, S, M और L। ये 3 सेगमेंटेड जीनोम ऑफ बैक्टीरियोफेज होस्ट के अंदर प्रेजेंट है जब उसने अटैक किया था, और इनकी जो है वो होस्ट का अपना जीनोम प्रेजेंट है। अब असेंबली हो रही है। अब पैकेजिंग सिग्नल्स को रिकॉग्नाइज करके S तो खुद ही चला गया, ठीक है, इसको किसी भी चीज़ की डिपेंडेंट की ज़रूरत नहीं है। अब M जो है वो न्यूक्लियोकैप्सिड ऑफ द वायरस के अंदर तभी जाएगा, तभी असेंबल होगा जब इसमें S ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर S नहीं है तो M कहेगा मैं नहीं जाता इधर, ये मेरा कुछ नहीं लगता, ठीक है। यानी M की एंट्री या फिर M की असेंबली वो S पर डिपेंडेंट है। अब S है तो S को देख के M भी आ गया, और S और M दोनों आए तो इन दोनों के देखा देखी L भी आ गया। यानी
एस तो खुद ही आ गया, लेकिन एम और एल की जो एंट्री थी वो सिलेक्टिव थी, यानी वो एस की प्रेजेंस पे डिपेंडेंट थी। तो इस तरह से ये सिलेक्टिव पैकेजिंग हुई और ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल सिलेक्शन की वजह से या डिपेंडेंस की वजह से सही सही सेगमेंट्स जो हैं वो आइकोसाहेड्रल या जो भी शेप का कैप्सिड है उसके अंदर जाकर असेंबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सही वाली असेंबली होगी, एस एम एल ए जो भी इसके सेगमेंट्स थे वो उसके अंदर आ गए। अब हमसे एक सवाल पूछा जा सकता है इसमें से कि पैकेजिंग रेड कलर में, पैकेजिंग सिग्नल्स ऑन वायरल डैश इंटरेक्ट विद वायरल डैश। ठीक है, पैकेजिंग सिग्नल किसके ऊपर होते हैं, वो किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि पैकेजिंग सिग्नल्स एक्चुअली जीनोम के ऊपर होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, जीनोम के ऊपर होते हैं और ये पैकेजिंग सिग्नल्स किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, दे इंटरेक्ट विद द वायरल प्रोटीन। यानी एक होस्ट है, उसके अंदर जो है वो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है जिसमें 2% वायरल जीनोम है, बाकी सारा होस्ट जीनोम है। तो ये वाले जो पैकेजिंग सिग्नल्स हैं जो वायरल जीनोम के ऊपर हैं, ये वायरल प्रोटीन्स यानी न्यूक्लियोकैप्सिड। अब यहाँ पर फर्ज करें एक कैप्सिड बन रहा है, अब वो कैप्सिड सोच रहे हैं मेरे अंदर कौन आएगा, तो क्या होगा कि ये जो वायरल प्रोटीन, ये जो वायरल कैप्सिड बन गई, दिस विल इंटरेक्ट विद द पैकेजिंग सिग्नल्स प्रेजेंट ऑन द जीनोम। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर लगाया कि पैकेजिंग सिग्नल्स ऑन द वायरल जीनोम, ठीक है, विल इंटरेक्ट विद द वायरल प्रोटीन्स यानी कैप्सिड, क्योंकि कैप्सिड हमें पता है प्रोटीन से ही बना होता है। उसके बाद कुछ वायरसेस सिर्फ कैप्सिड से उनका काम नहीं बनता, बल्कि उनको इन्वेलप की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें हम 4 तरह से बात कर सकते हैं कि 4 तरह से इन्वेलप जो है वो इर्द गिर्द बन सकता है। एक तो है जब असेंबली हो चुकी है, यानी ये देख रहे हैं आप जो कैप्सिड है उसके अंदर जीनोम पैक हो चुका है, असेंबली के बाद जो है वो हमारा इन्वेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल इन अल्फा वायरसेस। कुछ में इस तरह होता है कि अभी असेंबली हो रही होती है, अभी कंप्लीट नहीं हुई और साथ ही इन्वेलप भी बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी सिमुल्टेनियस विद असेंबली। दिस इज़ द एग्जाम्पल इन रेट्रोवायरस। कुछ में इस तरह होता है कि कैप्सिड के ऊपर हमारी मैट्रिक्स प्रोटीन होती है और उस मैट्रिक्स प्रोटीन के अंदर गैग प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और वो गैग प्रोटीन जो है वो इन्वेलप को बनाने में हेल्प करती हैं। दिस इज़ द एग्जांपल इन कोरोना वायरस। और एंड पे जो है वो मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं वीएसबी कंपोनेंट्स, और ये वीएसबी कंपोनेंट्स इन्वेलप बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो मतलब यहाँ लिखी नहीं हुई, आप लोग नेट से देख सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे बात की कि इन्वेलप जो है वो किस किस तरह से जो है वो इर्द गिर्द बन सकते हैं। तो 4 तरह से बात की कि या तो वो असेंबली के साथ ही बन जाए, या असेंबली के बाद बने, या फिर मैट्रिक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं उसके थ्रू जो है इन्वेलप बन सकता है, या फिर मैट्रिक्स के अंदर कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स हैं जिसे हम वीएसबी कंपोनेंट कहते हैं, उसके थ्रू भी हमारा इन्वेलप बन सकता है और बडिंग एंड पे होगी और बहुत से वायरसेस रिलीज़ हो जाएंगे। ये है जी, अब असेंबली हो गई। आप लोग असेंबली का मतलब तो समझते हैं ना, समझ के आया करिए वीडियो देखने। मतलब आप लोग एक बार फिर हम यहाँ रिवीजन कर लेते हैं कि एक वायरस था, उसने एक होस्ट के ऊपर एक्ट किया, वो होस्ट के अंदर दाखिल हो गया, उसने अपना जीनोम रिलीज़ किया, उसका जो जीनोम था वो होस्ट के जीनोम के अंदर इंटीग्रेट हो गया। उसके बाद डिफरेंट पैकेजिंग सिग्नल्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे प्रोजेनी वायरसेस क्रिएट हुए। अब इन प्रोजेनी वायरसेस ने जाना है सेल से बाहर, क्यों? ताकि ये जाके दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सके। तो अब ये जब सेल से बाहर जा रहे हैं, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हो रहा है एग्जिट। तो अब ये एग्जिट किस किस तरह से हो सकता है? ये एग्जिट 3 तरह से हो सकता है। ये एपिकल सेल्स के ज़रिए हो सकता है, बेसल सेल्स के ज़रिए हो सकता है, या फिर इन दोनों सेल्स के ज़रिए हो सकता है। एपिकल सेल में क्या होता है, सिंपली जो है वो वायरस एक सेल के अंदर है, वो सिंपली उससे बाहर चला जाता है, क्योंकि एपिकल सेल कहते हैं जो सबसे आउटर सरफेस के जो सेल्स हैं ना, ये वाले, इनको एपिकल सेल्स कहते हैं। तो इन सेल्स के थ्रू हमारा वायरस सिंपली अंदर था, और या स्नीजिंग के थ्रू, रेस्पायरेशन के थ्रू वो सिंपली बाहर चला गया। ठीक है, नंबर 2 हमारा जो एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक और बात आप याद रखें, अगर वायरस गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में है तो वो जो है वो बॉडी के अंदर मूव करेगा, अगर तो वो स्टमक में है तो वो डिफरेंट जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के ज़रिए जो है वो बॉडी से बाहर मूव करेगा। अगर वो यूरिनरी ट्रैक में है तो फिर भी वो मतलब यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर मूव करेगा, और अगर वो ब्लड वेसल में है तो फिर भी वो एपिकल सेल्स के ज़रिए बॉडी के अंदर मूव करेगा। यानी ये तो हमने बात कर ली कि एपिकल सेल्स की बात कर ली, लेकिन यहाँ पर वो वायरस बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है, ये बात डिसाइड करेगी
मतलब कि सॉरी थोड़ी लाइन गलत हो गई, कि वायरस कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है, वो स्टमक में है, वो ब्लड वेसल में है, ये बात डिसाइड करेगी कि वो एपिकल सेल के ज़रिए से बाहर जा रहे हैं या अंदर जा रहे हैं। अगर वो स्टमक में या यूरिनरी ट्रैक्ट में है तो फिर वो वायरस जो है वो यूरिन के ज़रिए या फिर डिफरेंट वेस्ट मटीरियल के ज़रिए से जो है वो बॉडी से बाहर मूव करेगा। तो ये एग्जाम्पल थी एपिकल कि एपिकल सर्विस के जरिए वो कैसे रिलीज़ होते हैं। नंबर 2 है बेसल सर्विस। बेसल सर्विस होती है कि जब कोई भी सेल्स हैं वो जब जिस पार्ट से अटैच है, जिस तरह ये 3 एपिथेलियल सेल्स अगर आप फर्ज करें हैं तो ये जो इनका पार्ट है ये बेसल पार्ट है। उसमें बेसल में यही होता है कि एक वायरस जो है वो एक जगह से दूसरी इसी अंदर ही सेल के मूव करता है, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया। अब इन दोनों में एक डिफरेंस याद रखना है कि जब वायरस सेल के बाहर जा रहा है थ्रू द एपिकल सर्विस तो इसका मतलब है वो मतलब उसका जो है इन्फेक्शन वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड करे। अब वो सेल से बाहर चला गया, अब सेल के बाहर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो भी है वो सबको इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो बेसल के थ्रू मूव करे इसका मतलब है वो सेल के अंदर ही इन्फेक्शन स्प्रेड करे। अब वो बाहर नहीं जा रहा बल्कि द इन्फेक्शन इज़ लोकलाइज्ड विद इन द सेल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, वो अंदर ही अंदर घूमी जा रहा है, अंदर ही अंदर स्प्रेड हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा। तो ये इन दोनों में बेसिक फ़र्क था। लेकिन कुछ सेल्स में इस तरह भी होता है कि वायरसेस जो है वो एक वक्त में दोनों तरफ मूव करते हैं, एपिकल के थ्रू बाहर भी जा रहे हैं और बेसल के थ्रू अंदर भी स्प्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डुअल इन्फेक्शन हो जाता है और ये इन्फेक्शन डिसाइड करता है कि किसी भी वायरस की पैथोजेनेसिटी क्या होगी। पैथोजेनेसिटी मतलब कि वो किसी दूसरे वायरस में डिजीज़ कॉज करने की कितनी एबिलिटी रखता है, ठीक है। तो वो यहाँ से जो वायरसेस बाहर जा रहे हैं वो इस बात को डिसाइड करेंगे कि इसकी पैथोजेनेसिटी क्या है, डिजीज़ कॉजिंग एबिलिटी इन अदर ऑर्गेनिजम्स इन अदर होस्ट, ठीक है, क्योंकि अंदर तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो ही रहा है, अंदर तो डिजीज़ कॉज हो ही चुकी है। ओके जी, अब लास्ट में अब हमें पता है एग्ज़िट जो है वो ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना। फर्स्ट करें आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं तो आप ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे तो नहीं घर से बाहर चले जाएंगे, आपने कहीं जाना है, आप ऑब्वियसली पहले कुछ तैयार होंगे, थोड़ा मॉडिफाई होंगे। तो वायरसेस की भी यही बात होती है, उन्होंने जब होस्ट से बाहर जाना है ना, उन्होंने एग्ज़िट करना है, उनको कुछ तैयारी की ज़रूरत है, उन्होंने थोड़ा मेकअप शेकअप नहीं करना लेकिन उन्होंने थोड़ी मैचुरेशन करनी है। तो वो मैचुरेशन किस तरह से होगी, 2 तरह से हो सकती है, मतलब मैचुरेशन की 2 पॉसिबल वेज़ हैं। एक तो जो वायरस के अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं, ठीक है, वही वायरस को मैच्योर कर देंगे ताकि वो इस काबिल हो जाए कि वो सेल से बाहर जा सके। और ये प्रोसेस जो है वो लेट इन द असेंबली होता है, यानी जब असेंबली हो चुकी है उसकी काफ़ी देर बाद जो है वायरल एंजाइम्स उसको मैच्योर कर देते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि वो मैच्योर हो ही ना, वो इमेच्योर ही सेल से बाहर भाग जाए, ठीक है। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं मैच्योरेशन की। अब हम ये बता देते हैं कि इसमें क्या क्या जो है मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। तो 2 तरह की मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। एक तो जब वायरस एग्जिट कर रहा होगा तो उसके अंदर जो कोवेलेंट लिंकेजेस हैं वो इस तरह के चेंजेस अपने अंदर पैदा करेंगी कि वो जो बॉन्ड है वो एग्जिट के वक्त वीक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और ये वीक कोवेलेंट बॉन्ड उस वायरस को जो कि बाहर जा रहा है उसे हेल्प करेगा कि वो बाहर जब जाए तो जब वो किसी और होस्ट सेल से इंटरेक्ट करे तो वो आसानी से डिसअसेंबल हो के अनकोट हो के किसी दूसरे सेल को इन्फेक्ट कर सके। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है, असेंबली के ही पार्ट 1 वाली वीडियो में पढ़ी थी, ठीक है, कि वायरसेस जो है वो मेटास्टेबल होते हैं। उसमें एक ये बात भी आई थी कि उनका जो लिंकेजेस हैं वो वीक होते हैं ताकि जब वो किसी दूसरे होस्ट से इंटरेक्ट करें तो वो आसानी से डिसअसेंबल करके उनको भी इन्फेक्ट कर सकें। और जो दूसरा चेंज है कि जब वो एग्जिट हो रहे होते हैं तो उनके अंदर नए नाइट्रोजन और कार्बन टर्मिनल्स बन जाते हैं और ये नए नाइट्रोजन और कार्बन टर्मिनल्स उनको उनके अंदर मज़ीद प्रोटीन इंटरेक्शन बनाने में मदद करते हैं। और जब बहुत से प्रोटीन इंटरेक्शन बन जाती है तो वो कम से कम इतने स्टेबल होते हैं कि वो अपने जीनोम को प्रोटेक्ट कर सकें। तो अब उनके अंदर न्यू इंटरेक्शन बन गई जिनकी वजह से वो अपने जीनोम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके कोवेलेंट बॉन्ड वीक हो चुके हैं जिसकी वजह से वो इस बात की एबिलिटी रखते हैं कि किसी दूसरे होस्ट पर जाके उन्हें इन्फेक्ट कर सके, वहाँ पर डिसअसेंबल होकर अपना जीनोम रिलीज़ कर सके। तो अब वो दे आर रेडी टू एग्जिट। तो इन 2 किस्म के चेंजेस को कहते हैं हम मैच्योर, कि अब वो इस बात के लिए रेडी हैं कि वो बाहर जा सकें और दुनिया का या फिर अपने एनवायरनमेंट का मुकाबला कर सकें। तो बस आज हमने यही कुछ बातें डिस्कस करनी थी। आज रमज़ान का चौथा रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा था, वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन मैंने कहा चलो बना देती हूँ क्योंकि फिर बहुत ही मुश्किल से हिम्मत आती है। आज हमें छुट्टी थी ऑनलाइन क्लासेस से, इसीलिए मुझे ये मौका मिला कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर वीडियो देखने की मेहरबानी कर लिया तो प्लीज़ इसे
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की भी मेहरबानी कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।